Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with the Topper. So here we're going to start a series of videos where we'll be talking about Shakespeare and some of his plays. The first and very interesting play that we're going to discuss is The Merchant of Venice. और इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल आपके साथ डिस्कस करूँगी उसकी रेफरेंस बुक जो है दैट इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस फ्रॉम कैम्ब्रिज लाइब्रेरी कलेक्शन। जब मैंने इस बुक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा तो इट वाज क्वाइट लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ा, फिर मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। I've made it quite easy and clear and concise, so this video is quite special. Don't forget to watch till end. And if you haven't subscribed the channel, subscribe it right now ताकि आपको difficult books की easy description easily मिल सके. The first thing that I'll be discussing is background in history. Its similarity with Picaron tale. कहा जाता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो पिकरॉन टेल से सिमिलर है उसमें, और पिकरॉन टेल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। पिकरॉन टेल जो है वो एक कलेक्शन ऑफ नॉवेलास थी जो कि 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, और उसके अंदर जो स्पेसिफिक टेल है जिसके साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस की सिमिलैरिटीज़ हैं, उस टेल का नाम है द थ्री कैस्केट्स। इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज़ दोनों द मर्चेंट ऑफ वेनिस और द थ्री कैस्केट्स दोनों के अंदर स्यूटर को चूज़ करना पड़ता है करेक्ट कैस्केट, यानी कि एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का कैस्केट होता है, समझे, कोई डिब्बा टाइप होता है जिसको चूज़ करना होता है। ये दोनों नॉवेल्स में सिमिलर था, दोनों कहानियों में सिमिलर बात थी। इसके अलावा जो सिमिलर बात है वो ये है कि जब वो जो सूटर था वो करेक्ट कैस्केट को चूज़ करता था तो वो जो है ना, जिस भी वो लेडी से शादी करना चाहता था उसको उससे उसकी शादी हो जाती थी। अगर वो रॉन्ग कैस्केट चूज़ करता था तो उसकी शादी उससे नहीं हो पाती थी। सो दिस वे द सिमिलर थिंग्स इन्वॉल्व द प्लेस। द थीम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, फिर इसमें जो थीम ऑफ मेकिंग चॉइसेस है कि किस कैस्केट को वो चूज़ करें, अपना चॉइस क्या रखें, दैट वाज आल्सो सिमिलर। इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर ड्यू इंस्पिरेशन फ्रॉम पिकरॉन टेल। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने ये जो कहानी बनाई थी इसके लिए इंस्पिरेशन जो ली थी वो पिकरॉन टेल से ले ली थी। और नॉट ओनली सिमिलैरिटीज़, इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोनों कहानियाँ बिल्कुल सेम हो, देयर आर सम डिफरेंसेस। जैसे कि शेक्सपियर ने अपने द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर कैरेक्टर्स को एक्सपेंड किया है और स्टोरी बिल्कुल सेम नहीं है, उसमें जो ना उसने एक्सटेंड किया हुआ है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस। इसके अलावा गॉजन्स मेंशन ऑन द जियो, स्टेफन गॉजन इन 1579 मेंशन्स अ प्ले कॉल्ड द जियो। फर्स्ट थिंग देखिए, अगर आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कहानी नहीं पता है तो फर्स्ट गो उस कहानी को पढ़ें, समझें, सीखें, उसको याद करें, देन कम बैक, बिकॉज इस वीडियो में हम कहानी डिस्कस करने से ज़्यादा कैम्ब्रिज बुक ने इस कहानी को जिस तरह से एनालाइज किया है वो करने वाले हैं। सो यू मस्ट हैव अ नो हाउ ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी के अंदर भी जीव्स जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया था। और गॉजन ने 1579 में अपना एक प्ले लिखा था, उसके अंदर उसने मेंशन किया था द जियो। तो कहा जाता है शेक्सपियर ने फिर अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जिस जियो का जिक्र किया वो जो है ना इन दोनों के अंदर सिमिलर है, ये कहा जाता है, ये क्रिटिक्स कहते हैं। हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स ज्यूज, एलिजाबेथन इंग्लैंड के अंदर ये होता था कि ज्यूज को लीगली एक्सक्लूड किया जाता था, उनको अदर फील कराया जाता था, उनको अपना नहीं समझा जाता था, उनकी तरफ जनरल हैट्रेड शो किया जाता था, उनसे नफरत की जाती थी। और चर्च ने जो है ना यूजरी को कंडम किया था। यूजरी मीन्स जो सूद लेने का जो प्रोसेस होता है उसको कंडम किया था। और ज्यूज जो है दे वर नाउन फॉर यूजरी, वो यूजरी के लिए मशहूर थे। और इसी तरह से ये भी कहा जाता था कि ज्यूज जो हैं वो क्राइस्ट के मर्डरर्स के डिसेंडेंट्स है, विच मीन्स दैट जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने मर्डर किया था उनकी औलाद में से है ज्यूज, ये समझा जाता था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ज्यूज के साथ सही सलूक नहीं किया जाता। और यही चीज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है उसके अंदर भी होती थी। तो ये हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है जिसका कहा जाता है कि इफेक्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले पे। डिफाइन कैटेगरीज, इससे पहले शेक्सपियर अनलाइक अदर ड्रामेटिस्ट, इससे पहले शेक्सपियर से पहले जितने भी ड्रामेटिस्ट थे वो मतलब सिमिली, मेटाफर और जितनी भी ट्रेडिशनल कैटेगरीज़ हैं उनको फॉलो करते होते थे, उनके अंदर ही जो ना कहानियाँ और ड्रामा जो प्लेस वगैरह लिख रहे होते थे। लेकिन शेक्सपियर ने क्या किया था कि उन्होंने पुरानी कैटेगरीज़ को डिफाई किया था और केयरलेसली अपनी तरीके से फ्री एटीट्यूड से उन्होंने ये वाली कहानी, नॉट ओनली ये वाली बट बहुत सारी प्लेस उन्होंने फ्री एटीट्यूड के साथ लिखी थी, यानी कि कन्वेंशनल कैटेगरीज़ को उन्होंने उतना फॉलो नहीं किया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी आपको पता लगनी चाहिए,
तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। शाइलॉक एंटोनियो स्टोरी एज अ ट्रेजेडी। आपको ट्रेजेडी के बारे में पता होगा कि एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी की पूरी थ्योरी दी थी, अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें एरिस्टोटल ने ये कहा था कि किसी भी ट्रेजेडी के अंदर जो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन एक बात जो है ना उसके अंदर से एरर होती है जिसको ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है, और इस गलती की वजह से उस हीरो को क्या होता है, उसका फॉल होता है, कहीं ना कहीं उसको स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं उसको बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। और इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर भी जो मैन कैरेक्टर था, जो मेन हीरो था, उसको भी यही वाली चीज़ फेस हुई थी। तो इसलिए कहा जाता है कि शाइलॉक एंटोनियो की जो स्टोरी है वो एरिस्टोटेलियन ट्रेजिक हीरो के क्राइटेरिया पे फिट आ जाती है। शेक्सपियर बिल्ड्स द ड्रामा टुवर्ड्स प्योर ट्रेजेडी। शेक्सपियर ने वैसे तो ड्रामा प्योर ट्रेजेडी में लिखी है, और इसका मतलब जब ओपनिंग लाइंस होती हैं इस प्ले की, जब प्ले ओपन होती है, उसकी जो शुरू वाली लाइंस हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि वहाँ पे कोई हैवी फेट की बात हो रही है। मतलब फेट जो है, आपकी किस्मत जो है, वो इंसान को किस तरह से आगे लेके जाती है, उस बारे में बात होती है। अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में भी फेट का बहुत बड़ा रोल था, और शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी बिल्कुल शुरू वाली लाइन्स में ही हमें पता लगता है कि वहाँ पे हेवी फेट का इन्फ्लुएंस है। तो ये दोनों चीज़ें अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के साथ सिमिलर हो गई। एंटोनियोस इमोशनल स्टेट। एंटोनियो जो है वो इस स्टोरी का मैन कैरेक्टर है, लेट्स से ट्रेजिक हीरो है। एंटोनियो एक्सप्रेसेस डीप सैडनेस, और नॉवल के अंदर, आई मीन द प्ले के अंदर, एंटोनियो डीप सैडनेस का इजहार करता है, इस बात को जाने बगैर कि उसकी कॉज या उसकी रीज़न क्या है। The play unfolds, maintaining a tragic thread aimed amid revelry, carnival and choosing of casket. ये जो इमोशनल स्टेट है, सैडनेस है, और उसके अंदर जो है ना चूजिंग कैस्केट को चूज़ करने का जो फैक्टर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटोनियो के इमोशनल स्टेट को शो करते हैं कि वो कभी कंफ्यूज हो जाता है और कभी डीप सैडनेस में चला जाता है। सैडनेस और कंफ्यूजन दोनों ही ट्रेजिडी की तरफ लेके जाती हैं स्टोरी को। क्रूशल मोमेंट विद पोर्शियाज क्वेश्चन। पोर्शिया जो है वो भी इस प्ले के अंदर एक मैन कैरेक्टर है। पोर्शिया वो है जिनसे एंटोनियो शादी करना चाहता है, और वो पोर्शिया से शादी करने के लिए कर्ज लेके जाता है और वहाँ पे कैस्केट को चूज करता होता है। तो पोर्शिया इज द लेडी जिससे एंटोनियो शादी करना चाहता है। तो कहानी, मैंने कहा कि कहानी आपको पहले से पता लगनी चाहिए। ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे पोर्शिया शाइलॉक से पूछती है कि व्हाई ही पॉजेज इन सीकिंग रिवेंज, कि वो अपना बदला लेने में क्यों पॉज कर रहा है, क्यों रुक गया है, क्योंकि शाइलॉक ने कहा था कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं होती है टाइम पे, तो वो बसानियों के बॉडी से अ पॉन्ड ऑफ फ्लैश गोश्त को काटेगा। जब पोर्शिया वहाँ पे उसको अपने इंटेलेक्ट और अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए उसके कंडीशन को रॉन्ग साबित करती है, तो तब जाके शाइलॉक अपना रिवेंज लेना, मतलब रिवेंज नहीं लेता है। तो तब जाके पोर्शिया क्वेश्चन करती है कि वो अपना रिवेंज लेने में क्यों रुक गया है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सोचने वाली बात है, वो ये है कि हैड शाइलॉक परस्यूड रिवेंज एट दिस मोमेंट, क्या शाइलॉक तब भी रिवेंज परस्यू कर रहा था? द प्ले माइट हैव शिफ्टेड टू अ ट्रेजिक कंक्लूजन प्रेडिक्टेड बाय इट्स ओपनिंग लाइंस। कहा जाता है कि अगर पोर्शिया ये क्वेश्चन नहीं करती तो प्ले की जो एंडिंग होती वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होती, यानी कि वो उसके बसानियों के जिस्म से गोश्त काटता होता, तो फिर वो जो प्ले की एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होती। लेकिन पोर्शिया के क्वेश्चन की वजह से, पोर्शिया के इंटेलेक्ट की वजह से कहानी जो है वो अ, एक सैड एंडिंग के बजाय एक हैप्पी एंडिंग की तरफ चली जाती है। क्रेडिट सिस्टम। इंग्लैंड के अंदर एंटी यूजरी सेंटिमेंट्स, यानी कि सूद लेने के खिलाफ वहाँ पे थे सेंटिमेंट्स वगैरह। इवन देन फिर भी वहाँ पे बहुत सारे जो सिस्टम्स थे वो क्रेडिट पे रिलाई करते थे कि आप किसी को कर्ज देते हैं तो जब आप उसे वापस लेते हैं तो आप साथ में क्रेडिट पे लेते हैं, सूद भी लेते हैं। तो इंग्लैंड का जो सिस्टम था उसमें क्रेडिट सिस्टम था, ये भी इस प्ले के अंदर शो किया गया है। जस्ट बिकेम स्कैपगॉट्स फॉर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस क्रिएटिंग एनिमोसिटी बेस्ड ऑन रेशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस। इसी तरह कहानी के अंदर भी यही होता है कि ज्यूज जो हैं वो रिलीजियस प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता है, रेशल भी, और इसी तरह फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस भी उनकी ऐसी होती हैं, आई मीन टू से
वो क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करते होते हैं, वो यूजरीज लेते होते हैं, तो इस तरह से ज्यूस को पोर्ट्रे किया गया है इन द प्ले। एटीट्यूड टूवर्ड्स ज्यूस, ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस करी थी। एंटोनियोज एक्ट ऑफ स्पिटिंग एट शाइलॉक, प्ले के अंदर ऐसा भी होता है कि एंटोनियो जो है वो शाइलॉक पे स्पिट करता होता है, थूकता होता है। इस एक्ट से ये पता लगता है कि क्या पता लगता है कि इंग्लैंड के अंदर कितनी इंटॉलरेंस है ज्यूस के लिए, ज्यूस के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको टॉलरेट नहीं किया जाता है। जब प्ले के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे स्पिट कर रहा है, तो वो इंटॉलरेंस को शो करता है। द चर्च इंडोर्स्ड द proselytization of Jews even by force, reflecting the aggressive approach towards conversion. Proselytization of Jews यानी कि ज्यूज जो हैं उनको फोर्सफुली क्रिश्चियन बनने पे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने पे उनको फोर्स किया जाता था। तो ये भी कहानी के अंदर शो की गई है कि ज्यूज की तरफ ये भी एटीट्यूड क्रिश्चियंस रखते थे कि वो उनको बाय फोर्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। हैट्रेड टूवर्ड्स ज्यूज परसिस्टेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ज्यूज की तरफ हैट्रेड परसिस्ट होती है पूरे प्ले में, exemplified by the expulsion of Jews from England in the Plantagenet area, प्लांटेजेंट एरिया। और फिर हेट्रेड टूवर्ड्स ज्यूज जो थी वो इस बात से भी जाहिर होती है कि इंग्लैंड के अंदर से ज्यूज को ज्यूज की एक्सपल्जन हुई थी, उनको वहाँ से निकाला गया था। क्रिश्चियन एफर्ट्स ऑन कन्वर्टिंग ज्यूज, क्रिश्चियन जो है वो ज्यूज को कन्वर्ट करते होते थे। इसी तरह से ब्राउनिंग की एक राइटिंग थी होली क्रॉस डे, उसमें भी यही होता था कि क्रिश्चियन जो है वो क्या करते थे, बाय फोर्स ज्यूज को कन्वर्ट करते होते थे। सो दिस इज अ सिमिलैरिटी ब्राउनिंग्स के होली क्रॉस डे में और शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। The church aimed to bring Jews into the Christian fold even using force, the same thing. लॉड्रिगो लोपेज इंस्पिरेशन फॉर शाइलॉक, लॉड्रिगो लोपेज के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी कहानी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। फिर मैं बताती चलती हूँ कि लोपेज जो था वो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे कोई बंदा था जिसने क्या किया था, जिसके बारे में कहा जाता था या फिर जिसने ये किया था कि क्वीन एलिजाबेथ को पॉइजन देने की कोशिश की थी। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने जो शाइलॉक का कैरेक्टर रखा है वो लोपेज से इंस्पिरेशन में रखा है, विच मीन्स दैट देयर इज मतलब दिखने में तो कोई एज सच सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि लोपेज जो है ही वाज एन इंस्पिरेशन फॉर शाइलॉक। शेक्सपियर में हैव सबली प्लीडेड फॉर मर्सी ऑन लोपेज टू शाइलॉक्स कैरेक्टर, कहा जाता है कि हो सकता है कि शेक्सपियर ने अपनी प्ले के ज़रिए उनके लिए, जो लोपेज हैं उनके लिए मर्सी मांगी हो, उनके लिए रहम मांगा हो। Portia's pleas to Shylock in the play are Christian, possibly aiming to elicit sympathy from a Christian audience. पोर्शिया की जो पोर्शिया जब वहाँ पे जाती है, अदालत वगैरह लगती है, तो वहाँ पे पोर्शिया जो भी प्लीज वगैरह करती है, उनसे भी हमें ये पता लगता है कि हो सकता है कि ये क्रिश्चियन ऑडियंस से सिंपैथी मांग रही हो। Shakespeare portrays Shylock as an intelligible, if not pardonable man, more human than the conventional Jew of other words. शेक्सपियर ने अब शाइलॉक के कैरेक्टर को अपने प्ले के अंदर ह्यूमनाइज किया है, इसको मोर ह्यूमन रखा है, इफ़ नॉट पार्डनेबल, बेशक वो पार्डनेबल नहीं है, बट एन इंटेलिजिबल, इनको इंटेलिजिबल रखा है, विच मीन्स दैट इसने इस चीज़ को थोड़ी सी नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, थोड़ी सी ह्यूमनाइज करने की कोशिश की है। Through Shylock's powerful speech, Shakespeare emphasizes the shared humanity of Jews and Christians. शाइलॉक की जो स्पीच होती है प्ले के अंदर, उसके ज़रिए से कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है वो किस चीज़ को फोकस कर रहा है, ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटीज़ में जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, बेशक उनका रिलीजन वगैरह सेम नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी को जो शेयर करते हैं उस चीज़ पे एम्फेसाइज करने की कोशिश की है। शेक्सपियर एंड मार्लोज प्ले, मार्लो की एक प्ले थी उसमें भी, और शेक्सपियर की ये जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। कौन सी सिमिलैरिटीज़ है? मार्लोज की जो कहानी थी उसके अंदर एक जू था बारबस के नाम से, और मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो जीव है शाइलॉक के नाम से। कहा जाता है कि ये दोनों क्या है, रिलेटेबल हैं, इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सिमिलैरिटी है वो है जेसिका एंड एबिगेल। शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जेसिका और मार्लो के प्ले के अंदर एबिगेल, ये दोनों भी क्या है, इन ज्यूज़ की डॉटर्स हैं, यानी कि शाइलॉक की डॉटर जेसिका है और बारबरस की डॉटर एबिगेल है। तो ये इन दोनों को ज्यूज़ का डॉटर शो करके दोनों राइटर्स ने इस बात की कोशिश की है कि वो फेमिलियल यानी कि फैमिली रिलेशंस को शो करें। जेसिका अनलाइक एबिगेल इज पोर्ट्रेज एज बैड, डिसलॉयल एंड
अनफिलियल, बेट्रेइंग हर फादर फॉर पर्सनल गेन। जेसिका जो है वो अपने फादर शाइलॉक को धोखा देती है, उसका सारा जो भी घर में जो भी चीज़ें सामान दौलत वगैरह थी वो लेके किसी क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है। यहाँ पर जो है जेसिका को थोड़ा-सा बैड और डिसलॉयल शो किया है और फिर अपने फादर के अगेंस्ट शो किया है पर्सनल गेन्स के लिए। वो जिस क्रिश्चियन को चाहती थी उसके साथ जाने के लिए उसने अपने बाबा के खिलाफ हो गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर शो की गई है। जब शाइलॉक फिर फेस्टिव से रिटर्न होम, जब वो घर वापस आता है, तो तब वो जो है फाइंड हिज़ हाउस एम्प्टी, तो उसको उसका घर खाली मिलता है। जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जेसिका's बेट्रायल, जेसिका ने जो बेट्रायल दिया था, अपने बाबा को जो धोखा दिया था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का हमें तब पता लगता है जब वो शाइलॉक अपने घर जाता है और उसको खाली पाता है। द कॉन्ट्रास्ट विद मार्लोस लॉयल डॉटर हाइलाइट्स शेक्सपियर नॉन्स पोर्ट्रेयल ऑफ फैमिलियल रिलेशनशिप्स। ऑल्दो जेसिका को ज़्यादा बैड शो किया गया है, लेकिन एबिगेल उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी। शी वाज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर। फिर भी यहाँ पे इन दोनों को कंट्रास्ट किया गया है और ये कहा जाता है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन दोनों ही डॉटर्स के ज़रिए दोनों ही राइटर्स ने, शेक्सपियर और मार्लो ने, फेमिलियर रिलेशंस को शो करने की कोशिश की है। देन कम्स शाइलॉक्स कैरेक्टर। शाइलॉक का जो कैरेक्टर है वो किस चीज़ को शो करता है? सेपरेटिंग रेशियल प्राइड, इंटेंस फैमिली एंड अफेक्शन। इन चीज़ों को सेपरेट करने के नतीजे के बारे में हम बताता है। जब आप रेशियल प्राइड को और फैमिली रिलेशंस को और फाइनेंशियल मोटिव्स को सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाता है? शाइलॉक्स रेशियल प्राइड एंड बेट्रेयल बाय हिज डॉटर लीव हिम इनटॉलरेबली रॉन्ग, एडिंग डेप्थ टू हिज मोटिव्स ऑफ रिवेंज। शाइलॉक जो है, उसकी बेटी उसको धोखा देके चली जाती है, उसके अलावा जो अदालत टाइप लगता है उसमें वो हार जाता होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शाइलॉक के कैरेक्टर को शो करती हैं कि जब आप रेशियल प्राइड में जाते हैं तो आप किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हैं। देन कम्स एंटोनियो। एंटोनियो डिस्पाइट बीइंग अ रिस्पेक्टेड मर्चेंट सराउंड्स हिमसेल्फ विद वेस्टफुल एंड मॉरली इंफीरियर फ्रेंड्स। एंटोनियो वैसे तो खुद एक रिस्पेक्टफुल मर्चेंट है, लेकिन इसके फ्रेंड्स जो हैं वो मॉरली इंफीरियर हैं। कहा जाता है कि शेक्सपियर ने ये इंटेंशनली किया है, जान के किया है, ताकि प्रेजेंट them नेगेटिवली टू emphasize शाइलॉक्स पैशन लेटर इन द प्ले। उसने वो इंटेंशनली किया है ताकि वो बाद में शाइलॉक का जो पैशन था उसको शो करे, यानी कि शाइलॉक अपने पैसे वापस लेने में कितना पैशनेट था या अपने आइडियाज़ के बारे में कितना सख्त था, इस चीज़ को शो करने के लिए उन्होंने एंटोनियो के फ्रेंड्स को इन्फीरियर रखा है, मॉरली इन्फीरियर। अगर एंटोनियो के फ्रेंड्स ही उसकी हेल्प करते तो शाइलॉक के इंटेंशंस का हमें कैसे पता लगता? जब एंटोनियो के फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प नहीं की, तब जाके उन्होंने शाइलॉक से कर्ज़ लिया, तब पता लगा कि शाइलॉक के क्या इंटेंशंस हैं। Antonio's friends Celerio and Solenio show little concern for his plight, reflecting their self-centered nature. एंटोनियो के फ्रेंड्स ने उनकी हेल्प नहीं की थी, तो इससे उनका सेल्फ सेंटर्ड नेचर शो होता है। देन कम्स बिसानियोस कैरेक्टर। बिसानियो जो एंटोनियो का फ्रेंड था वो क्या करता है, बियॉन्ड हिज मीन्स, अपनी मीन्स से और अपनी उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनसे बाहर निकल के, उनसे बाहर जाके वो क्या करता है, इतनी बड़ी रकम बोरो करता है सिर्फ और सिर्फ अपने रोमांटिक परस्यूट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ जाके वहाँ पे कैस्केट चूज़ करने के लिए। हिज रोमांटिक इंटेंशंस आर क्वेश्चनेबल। कहा जाता है कि इनके जो रोमांटिक इंटेंशंस है दे आर क्वेश्चनेबल, एंड हिज चॉइस ऑफ लैडन कैस्केट इज इनकन्सिस्टेंट विद हिज कैरेक्टर। वो जो कैस्केट चूज़ करने जाता है, कहा जाता है कि ये उसके कैरेक्टर के साथ इनकन्सिस्टेंट है, उन दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है। His soliloquy where choosing the Latin casket reveals inconsistencies in his character. जब वो लैडन कैस्केट चूज़ करता है, तब एक गोल्ड था, एक सिल्वर था, एक लेड का था लैडन। जब वो चूज़ करता होता है तो प्ले के अंदर एक soliloquy होती है, वो खुद से बातें करता होता है। जब हम उनके उस डायलॉग को, उस soliloquy को पढ़ते हैं तो तब हमें पता लगता है कि उसके कैरेक्टर के अंदर इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं। शेक्सपियर्स फ्लॉ इन कैरेक्टराइजेशन। अब आ जाओ, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो शेक्सपियर जैसे बहुत बड़े और माने जाने वाले राइटर की राइटिंग से भी हम फ्लॉज ढूंढ कर आते हैं, उनके अंदर भी हम गलतियाँ ढूंढते हैं। दैट्स वाई द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर आर काइंड ऑफ स्पेशल। शेक्सपियर फेल्स टू क्रिएट a strong contrast between Shylock's cruelty and supposed Christian virtues. शाइलॉक इस बात में फेल होता है, इस बात में नाकाम होता है कि वो क्या करे, शाइलॉक की क्रुएलिटी और क्रिश्चियन वैल्यूज़ के दरमियान कॉन्ट्रास्ट पैदा करे। वो इस बात में उतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता है जितना होना चाहिए। द वैनिशन कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जो वेनिस में होते हैं, वेनिस प्ले के अंदर जगह है, सेटिंग है। लैक जेन्युइन क्रिश्चियन चैरिटी
डिमिनिशिंग द इम्पैक्ट ऑफ शाइलॉक्स स्पेसिफिक क्रुएल्टी। वेनिशन जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर जो है ना क्रिश्चियन चैरिटी की कमी है। स्पेडिंग्स क्रिटिक, स्पेडिंग जेम्स स्पेडिंग एक क्रिटिक है, लिटरेरी क्रिटिक। उन्होंने ये क्रिटिसाइज़ किया है कि शेक्सपियर हैड अ प्रोफाउंड मोरल और पॉलिटिकल डिज़ाइन इन चूजिंग द प्लॉट। वो कहते हैं कि शेक्सपियर जब प्लॉट चूज़ कर रहा था इस प्ले का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो उसके पीछे बहुत बड़ा और प्रोफाउंड मोरल या फिर पॉलिटिकल डिज़ाइन था, या वो किसी स्पेसिफिक मॉरल के पीछे जा रहा था या वो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल रीज़न के पीछे जा रहा था। ये स्पेडिंग ने क्रिटिसाइज़ किया है। ही बिलीव्स शेक्सपियर एम टू क्रिएट अ सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी रेदर देन एड्रेसिंग जेविश ग्रीवेंसेस ग्राइवेंसेस। स्पेडिंग कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल रोमांटिक कॉमेडी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ज्यूज़ और उनकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर लिया। Then comes Portia. Portia's heartfelt confession to Bassanio reveals her genuine love and willingness. जब पोर्शिया बसानियो से अपने लव के बारे में कन्फेस करती होती है तो ये इसको शो करता है कि वो अपने लव को लेके कितनी जेन्युइन है और विलिंगनेस टू बी मोर ऑफ हिम, वो उनकी बनना चाहती है। emphasizing her virtues, beauty and commitment, जिससे उसकी ब्यूटी, वर्चूज और कमिटमेंट शो होती है। अनलाइक द लेडी इन पीकरॉन, पीकरॉन जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, वहाँ वाली लेडी के अनलाइक, उससे मुख्तलिफ यहाँ पे क्या होता है कि पोर्शिया को किसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पिकरॉन में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी लेडी की, लेकिन यहाँ पे पोर्शिया को किसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये थ्रू आउट द प्ले वर्चुअस रहती है और अपने वर्चूज़ और अपने इंटेलेक्ट और अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए वो अपने लव को पा लेती है। बेलमोंट वर्सेस वेनिस, ये दोनों जगहें हैं जो प्ले के अंदर जिनका जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है कि इनके दरमियान कॉन्ट्रास्ट किया हुआ है। वो किस तरह से कि बेलमोंट को जो है पॉजिटिव शो किया गया है। बेलमोंट के अंदर जो कैरेक्टर्स रहते हैं जैसे कि बसानियो है, लोरेंजो है, जेसिका है, ग्रेटियानो है, इंस्टेंटली बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ। जो कि कहानी आगे बढ़ती जाती है तो वो बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ बनते जाते हैं, वो अच्छे होते चले जाते हैं। तो जो ये शो करता है कि बेलमोंट के अंदर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जबकि जो वेनिस वाले लोग हैं जैसे कि मोरक्को, एरेगन, बसानियो नॉबली फेस द ट्रायल इंडिकेटिंग अ हायर मॉरल स्टैंडर्ड इन कंट्रास्ट टू सेमिंगली हर्टलेस वर्ल्ड ऑफ वेनिस। वेनिस के अंदर हर्टलेस वर्ल्ड को शो किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो कैरेक्टर्स हैं नॉबली फेस द ट्रायल, वो उनकी उनकी नोबेलिटी जो है उसको वो ट्राई कर रहे होते हैं, यानी कि वो बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स बनने की कोशिश करते होते हैं और वो जो है ना हायर उनका मॉरल स्टैंडर्ड होता है, जबकि वेनिस वाले जो लोग हैं उसके हर्टलेस वर्ल्ड को शो किया गया है। ये लोग भी हैं वेनिस में ही, लेकिन सीमिंगली हर्टलेस। जो वेनिस की जो वर्ल्ड है, वेनिस का जो वर्ल्ड है वो सीमिंगली हर्टलेस है, लेकिन इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो भी क्या करते होते हैं, नॉबली फेस द ट्रायल। फिफ्थ एक्ट्स इंपॉर्टेंस, कहानी के अंदर जो फिफ्थ एक्ट है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इसलिए कि फिफ्थ एक्ट यानी कि एक्ट 5 की वजह से ही कहानी जो है वो एक ट्रेजेडी के बजाय एक हैप्पियर कंक्लूजन की तरफ जाती है। एक्ट 4 जो है वो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेजेडीज आती हैं, लेकिन जब फिफ्थ एक्ट स्टार्ट होता है तो ये जो है वो कहानी को बैक लेके जाता है किसकी तरफ, कॉमेडी की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, जॉय की तरफ, फ्री हर्ट्स की तरफ और प्लेफुल कॉमेडी की तरफ। इट्स एविडेंट दैट शेक्सपियर मेड मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट द एंडिंग। जब हम पूरी कहानी को सही से पढ़ते होते हैं प्ले को, तो तब हमें पता लगता है कि इट इज़ एविडेंट, ये ज़ाहिर होता है कि शेक्सपियर ने एंडिंग के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, उन्होंने बहुत तरह से एंडिंग का सोचा हुआ है। और इस बात का हमें कैसे पता लगता है? इस तरह से कि वहाँ पे एक लाइन है जिसमें स्टेफनो एक कैरेक्टर का ज़िक्र किया गया है, लेकिन वो कैरेक्टर जो है जब कहानी ख़त्म होती है तो उसका आगे कुछ पता नहीं लगता होता है। वो एक अ, इनकम्प्लीट कैरेक्टर है, जिसका ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने इस कैरेक्टर को आगे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वहाँ से आगे वो उसको आगे लेके नहीं गए। तो इसलिए ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने मल्टीपल एंडिंग्स का सोचा और फिर वहाँ में से एक को चूज़ किया। जॉनसन डॉक्टर जॉनसन भी यही क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ही डॉक्टर जॉनसन नोटिस द अनयूज्ड कैरेक्टर स्टेफनो का जो अनयूज्ड कैरेक्टर है उसको नोटिस करते हुए कहते हैं कि इन द अर्लियर ड्राफ्ट्स एंड बिलीव्ड इट वाज अ लेफ्ट ओवर एलिमेंट फ्रॉम शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लान। यानी उसने जो ओरिजिनल प्लान बनाया था उसका एक लेफ्ट ओवर है। ओरिजिनल प्लान में उसने वो स्टेफनो को बीएड करना चाहता, लेकिन वो जब कहानी लिखता लिखता गया तो उसने किसी और रुख में कहानी की एंडिंग को बदला, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर लेफ्ट ओवर हो गया। कहानी की फाइनल लाइन, द प्ले कंक्लूड्स विद पोर्शियाज लाइन। प्ले की जो आखिरी लाइन है वो पोर्शिया की है, वो ये है कि पैक क्लाउड्स अवे एंड वेलकम डे, पैक क्लाउड्स अवे एंड वेलकम डे।
signifying the departure of troubles and the arrival of a brighter day। कहानी पर ख़त्म इस लाइन से होती है, तो ये लाइन इस चीज़ को शो करता है कि जितने भी ट्रबल्स थे, जितनी भी मुश्किलात थी, उन सब का डिपार्चर हो गया, उन सबको बाय बाय कहा गया और फिर एक ब्राइटर डे, एक अच्छा दिन और एक खुशियों वाले दिन को वेलकम किया गया। तो यहाँ पे कहानी जो है वो एक हैप्पी कॉमेडी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। अब हमने जितनी भी बातें की ऊपर, उन सब को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो इस तरह से होगा कि The Merchant of Venice explores a shifting tone between tragedy and comedy. The fifth act, often overlooked, plays a vital role in transforming from a potential tragic outcome to a joyful conclusion. Despite seemingly absurd elements, the act offers delightful comedy and a resolution that aligns with typical endings in Elizabethan age. In Elizabethan plays, Shakespeare made multiple attempts at the ending, evident from discarded lines involving Stephano. Dr. Johnson critiqued an unused hermit character as a remnant from Shakespeare's original play. The act concluded with dawn breaking, symbolizing a new beginning, and Portia's line, "Take clouds away and welcome day," reflects the departure of troubles and the arrival of a brighter day. That is all. अगर आप बुक खोल के पढ़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको, समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएँगी। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल, क्लियर और कंसाइज़ और ईज़ी किया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।